बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर इमरान खान। होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट होम। आज हम जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये बीकॉम पार्ट 2 या अब इसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कॉमर्स के लिए ADPC उनके लिए ये रिकमेंड किया गया है। ये सिलेबस उनके लिए है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का, जो इनकम टैक्स का, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसके सब्जेक्ट टू है। ठीक है, उसके अंडर आता है ये। तो आपकी बुक के अंदर सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल्स भी हैं, फर्म के हैं, कंपनीज़ के हैं कि सैलरीड पर्सन जो इनकम कमाता है, अर्न करता है, उस पर वो कितना टैक्स वो पे करेगा, कहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है, फर्म जो इनकम अर्न करती है उस पर कितना टैक्स है, कंपनी जो इनकम जनरेट करती है उस पर कितना टैक्स है। तो बेसिकली हमारा इस न्यूमेरिकल्स के अंदर सिर्फ सैलरीड पर्सन को से कंसर्न है हमारा। ये जो फर्म और कंपनी जो है इनसे हमारा कंसर्न नहीं है। तो सैलरीड पर्सन बेसिकली होता क्या है? सैलरीड पर्सन का मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसकी 75% इनकम जो है वो सैलरी से आ रही हो। एज़ वी ऑलरेडी नो कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिनको हम कई बार क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें सबसे पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 39। तो एक पर्सन जो है वो इन 5 सोर्सेज से अपनी इनकम जनरेट कर रहा होता है। तो वो जितनी भी इनकम जनरेट कर रहा होता है तो देखना ये होता है कि क्या ये सारी की सारी टैक्सेबल है, कि क्या उसने जितनी इनकम जनरेट की है क्या उस पर उसने टैक्स देना है, या कुछ इनकम एग्जम्प्ट भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक पर्सन जो अपनी इन सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है उसमें कुछ इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, यानी कि 100% टैक्सेबल होगी। कुछ इनकम होगी जो एग्जम्प्ट होगी, जिस पर उसने टैक्स नहीं पे करना होगा। कुछ इनकम ऐसी होगी जिस पे कुछ परसेंट उसने टैक्स पे करना होगा और कुछ परसेंट उसने टैक्स पे नहीं करना होगा। क्लियर? तो एक पर्सन जो सैलरीड पर्सन है, जो जिसके पास सैलरी भी है, प्रॉपर्टी से भी आ रही है, बिजनेस से, कैपिटल गेन से या अदर सोर्सेज से भी जो इनकम आ रही है, तो उसमें जो उसकी 75% जो इस साइड से इनकम आ रही होगी ना, बाकी से किसी से 5% है या 10% है या 2% है या 3% है, जितना भी है, टोटल इन 5 सोर्सेज में से अगर उस पर्सन की सैलरी में से इनकम 75% है तो हम उस पर्सन को बोलेंगे कि ये एक सैलरीड पर्सन है। क्लियर? वो क्या होगा? एक सैलरीड पर्सन। तो हमारा कंसर्न इन न्यूमेरिकल्स के अंदर सैलरीड पर्सन के साथ ही होगा। हमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड है स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको इसके बारे में बता दूं। हमारे पास एक बेसिक पे स्केल होता है, बेसिक पे स्केल, जिसको पे स्केल भी बोलते हैं। मतलब हमारे पास जो स्केल होता है वो क्या है कि जो ग्रेड्स हैं पर्सन के वो 1 to 16 होते हैं। मोस्टली वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जी नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और कुछ हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये स्केल्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं, जिनके पास ये स्केल होता है, जो इस स्केल पे काम कर रहे होते हैं, हम उनको बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर्स। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो अगर हम किसी से टेस्टेशन करवाना हो तो हमें इन लोगों के पास जाना पड़ता है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है। तो 1 to 22 टोटल स्केल्स हैं हमारे पास, 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इनको। 1 to 16 नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और 16 to 22 गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक पे स्केल है क्या? जब भी आप लोग जॉब अपनी स्टार्ट करोगे, कोई भी पर्सन जब भी जॉब स्टार्ट करता है तो उसको उसका बेसिक पे स्केल जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखो जिस तरह एक स्केल बना हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, उस पर स्केल एक बना हुआ है। तो स्केल में जो सबसे पहले ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिकली ये मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी है क्या? ये 40,000 है क्या?
हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन जिसका स्केल 17 है, उसकी जब सैलरी जॉब उसकी स्टार्ट हुई है, उसको सैलरी जो मिलेगी वो 40,000 मिलेगी उसको। एक साल के बाद उसमें एनुअल इंक्रीमेंट आएगा, इजाफा होगा, यानी कि पहले साल उसको कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ 40,000। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, सेकेंड ईयर में उसको कितनी सैलरी मिलेगी 40,000 प्लस 5,000, ये जो एक साल का उसका इंक्रीमेंट लगा उस पर, उसकी सैलरी पे। तो अब सेकेंड ईयर में उसको हर महीने जो सैलरी मिला करेगी वो होगी 45,000। क्लियर? अब थर्ड ईयर जब आएगा तो 45 प्लस 5,000, फिर वही इंक्रीमेंट लगेगा उसका। तो मैक्सिमम ये कितनी हो गई 50,000। तो मैक्सिमम उसकी ये जो सैलरी है ये कहाँ तक जाएगी 60,000 पर मंथ। यानी कि जो मिनिमम टाइम स्केल है बेसिकली इसके अंदर ना तो कोई अलाउंस है और ना ही कोई फैसिलिटीज़ हैं। यानी ये मिनिमम टाइम स्केल ये विदाउट एनी अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ होता है। अब जो स्केल 17 का है उसको थर्ड ईयर में 50,000 अगर सैलरी मिल रही है तो मैक्सिमम जब ये सैलरी अपनी 60,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो स्केल 16 है वो रिवाइज हो जाएगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी और उसको एक नया स्केल मिल जाएगा, उसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। जी, आई होप कि आपको कुछ ये पॉइंट्स से रिलेटेड समझ आ गए होंगे कि ये बेसिकली ये बेसिक पे स्केल होता क्या है। बेसिक पे स्केल के अंदर मैं दोबारा से बता दूं, ये जो फर्स्ट अमाउंट होती है इसको हम MTS बोलते हैं, मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। इसके अंदर कोई भी अलाउंस या फैसिलिटी नहीं होती। एक साल कंप्लीट करने के बाद उसको उसकी सैलरी में 5,000 रुपीज़ जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा, इजाफा होगा, और हर साल उसकी सैलरी में इजाफा होता जाएगा और मैक्सिमम ये सैलरी जब 60,000 तक पहुंच जाएगी तो फिर उसकी प्रमोशन हो जाएगी, उसका स्केल जो है वो 17 से 18 में चला जाएगा। ये जस्ट सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये कोई कैलकुलेटेड नहीं है। ओके, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि जो हमारी सैलरी है बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी जिसको हम कह रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12 जो है इसके अंदर 3 पार्ट्स कवर होंगे। एक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बेसिक सैलरी, ठीक है जी, इस बेसिक सैलरी के अंदर क्या होगा, नंबर 1 बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। बोनस सब जानते हैं स्टूडेंट्स के बोनस क्या होता है। कमीशन सब स्टूडेंट को पता है कि अगर आप लोग मार्केटिंग की जॉब कर रहे हो, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट्स के जितनी परसेंटेज सेल करते हो आपको उस पर कमीशन मिलती है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस का मतलब क्या होता है, महंगाई अलाउंस, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी कंपनी या गवर्नमेंट जो है वो आपको डियरनेस अलाउंस देती है जिससे आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। या आपको ओवरसीज़ अलाउंस मिलता है। ओवरसीज़ अलाउंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको समंदर पार जॉब करनी पड़े तो आपको एक अलाउंस मिलेगा जिसको ओवरसीज़ अलाउंस कहते हैं। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी 2 लाख थी, लेकिन आपकी कंपनी कहती है जी हमारा एक जो नया ऑफिस है वो हमने दुबई में लॉन्च किया है, हम आपको वहाँ पे MD बना के भेजते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 3 लाख हो गई। तो जो 1 लाख है आपका वो बेसिकली क्या है, ओवरसीज़ अलाउंस, समंदर पार रहने की वजह से आपको अलाउंस मिला है जिससे आपकी सैलरी में इजाफा हो गया। अगर आप पहले 2 लाख ले रहे थे अब आपको 3 लाख मिलेगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कि हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उसको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के बेसिक सैलरी को एनहांस कर देती हैं। क्लियर? जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था ये मिनिमम टाइम स्केल है, तो ये मिनिमम टाइम स्केल बेसिकली किसका है, बेसिक सैलरी का है। अगर 40,000 है तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें आएंगी, 5 ये जो है अमाउंट्स आएंगी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये सब मिलके उसकी जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ा देंगी, ठीक है। ओके, इस तरह इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12 के अंदर एक पार्ट हमारा हुआ कंपोनेंट्स, जो हमने कहा कि ये हैं उसके कंपोनेंट्स बेसिकली। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे अलाउंसेस, उनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम पॉइंट नंबर 3 पे पढ़ेंगे उसके परक्विजिट्स या उसकी
फैसिलिटीज़ या उसको बोलते हैं बेनिफिट्स। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12 तीन पार्ट्स होंगे, एक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, नंबर 2 अलाउंसेस और नंबर 3 परक्विजिट्स आर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ। हमने ये कॉलम बना लिया है, इनकम का कॉलम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको टैक्सेबल इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि जब हमारी टोटल इनकम आ जाएगी उसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर वो टैक्सेबल इनकम आएगी। क्लियर जी। सपोज किया कि हमारे पास बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा कॉलम होता है ये पर एनम का कॉलम है, इसमें हमने इनकम वो ऐड करनी है जो पर एनम हो। तो 60,000 उसने बेसिक सैलरी मेंशन की है, तो हम उसको क्या करेंगे, पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7,20,000 अमाउंट आ गई। उसने बोनस आपको दिया हुआ है 30,000, फिर कमीशन दिया 20,000, ओवरसीज़ अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। आपने क्या करना है, इन सबको यहाँ पे मेंशन कर लेना है और इनका टोटल कर लेना है। तो ये एक हमारा पार्ट हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, ये जिसको हम ये बता रहे थे जी, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी का पहला पार्ट इसके अंदर आएगा। हम अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि जी वो आपको और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो आपसे कहता है जी कि बेसिक सैलरी जो है वो आपकी 5 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, ना पर मंथ और ना ही पर एनम। जब कुछ मेंशन ना किया हो तो हम क्या कंसिडर करते हैं जी, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं पर एनम। ठीक है, यहाँ पे देखो जिस तरह यहाँ पे तो उसने पर मंथ लिख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया होगा, तो इट मीन्स कि ये पर एनम है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। अब यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये पर एनम है, इसलिए हम इसको अपने ये जो आउटर कॉलम है इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बोनस दिया उसने 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हमारे पास बेसिक सैलरी कितनी है, 5 लाख, 5 लाख का 20% वो हमने ऐड कर दिया। फिर उसने कम बताया जी कमीशन कितना है, 30% ऑफ MTS, और उसने हमें MTS क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कितना, 40,000। तो बेसिकली आप देखोगे कि हमारा जो कंसर्न होगा वो सिर्फ ये फर्स्ट वाली फिगर के साथ होगा, ये जो अमाउंट्स हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, इसका हमारे न्यूमेरिकल में कोई लिंक नहीं है। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी इस पे बेस करती हैं अगर उसने पूछा होगा तो। अदरवाइज़ इसका यूज़ जो है पूरे न्यूमेरिकल में अकोमोडेशन फैसिलिटी में होता है और किसी भी जगह पे इसका यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर उसने कहा हुआ जी कमीशन 30% ऑफ MTS, तो हमारे पास MTS कितने हैं, 40,000। तो 40,000 हमें पता है कि पर मंथ है। ठीक है, एक पर्सन की जो सैलरी है पर मंथ, जो उसकी मिनिमम टाइम स्केल है वो 40,000 है, इसलिए हम उसको पहले क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका 30% जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे हम उसका 1,44,000 मेंशन कर देंगे। इस तरह उसने कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया हुआ है 5,000, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एज इट इज़ ऐड कर देंगे। तो हम जो इन सबको सम अप करके तो अपनी टोटल अमाउंट ले आएंगे, तो वो हमारी आ जाएगी बेसिक सैलरी, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम कोशिश करेंगे जी कि मोस्टली सारे केसेस देखे जाएं एट ए टाइम, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको आसानी से कवर कर सकेंगे। मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी उसने हमें दिया हुआ है। बेसिक सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ है। बोनस उसने मेंशन किया 20,000। उसने कहा ये जो बोनस आपको रिसीव किया है, बोनस रिसीव्ड, ठीक है, सॉरी रिसीव्ड नहीं, उसने कहा बोनस 20,000 ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, कि अभी उसको मिलना है लेकिन अभी उसको मिला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, ठीक है, 7,20,000 बोनस जी। क्या इसका टैक्स स्टेटमेंट होगा, क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। एक ऐसी अमाउंट जो अभी आपको मिली नहीं है, क्या आप उसको अपनी इस इनकम में ऐड करोगे कि नहीं करोगे जी। इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें ये रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि ये हम अमाउंट हमें
अभी रिसीव नहीं हुई। अच्छा, इन केस वो कहता है जी, केस नंबर 4 कि मिनिमम टाइम स्केल उसने आपको मेंशन किया हुआ है 40,000, ठीक है, 40,000 इसका जो है वो MTS दिया हुआ है। बेसिक सैलरी इसने मेंशन कर दिया जी, आपकी इतनी बेसिक सैलरी है 7,20,000। बोनस उसने बता दिया 20,000। उसने बोला रिसीव्ड इन करंट ईयर वाइल अनाउंस्ड लास्ट ईयर, कि पिछले साल उन्होंने कहा था देंगे और इस साल हमें मिल गया, इन्होंने दे दिया। तो फिर बताएं क्या होगा, क्या ये टैक्सेबल होगा या इग्नोर करेंगे इसको? ऑफ कोर्स ही एक अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है इस साल, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो हमारी जो सैलरी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 7,40,000। जी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी ड्यू है, पेंडिंग है, ठीक है, ड्यू का मतलब कि अभी वो पेंडिंग है, अभी मिला नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, हम क्यों टैक्स देंगे उस पर। यहाँ पे उसने कहा पिछले साल का था, इस साल मिल गया, तो इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक और केस की तरफ आते हैं, कमीशन की तरफ। जो हमारे कंपोनेंट्स थे उसके अंदर जो सेकंड कंपोनेंट था वो था कमीशन। उसने आपको बोला कि MTS जो है वो बेसिक सैलरी का, वो बोलता है बेसिक सैलरी आपकी है 80,000, सॉरी 8 लाख। डियरनेस अलाउंस कितना मिला, 10,000, वो हमने मेंशन कर लिया। उसने कहा कमीशन 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो फिर हमारे पास बेसिक सैलरी कितनी है, ये हमारे पास बेसिक सैलरी है, इसका हमने 20% ले लिया, इनको टोटल कर लिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9,70,000, ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद एक केस है कमीशन रिसीव्ड 80,000 अदर देन एम्प्लॉयर। वो कह रहा है आपको ये जो कमीशन मिला है ना, हम पॉइंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का, यानी कि आपका कोई एम्प्लॉयर है जहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये कमीशन मिला है, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो आपको कमीशन मिला है ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिला, किसी और पर्सन ने आपको जो है वो कमीशन दिया है। जी, ये पॉइंट समझ आया कि अदर देन एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेसिकली वो कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड को भी हम देख रहे हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो अब सैलरी में तो जो एम्प्लॉयर उसको बेनिफिट्स अलाउंसेस या फैसिलिटीज़ दे रहा है वो हम तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि कमीशन उसको मिला है अदर देन एम्प्लॉयर, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अदर देन एम्प्लॉयर का, क्या उसको हम अपनी ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी का यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, क्या इसमें हम इसको मेंशन करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम इसको अपनी इस आउटर कॉलम में मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? अदर देन एम्प्लॉयर है, हो सकता है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपने किसी की इंश्योरेंस करवाई है तो उस कंपनी ने आपको कोई कमीशन दी है, या आपने कोई प्लॉट या घर किसी का सेल करवाया है तो वहाँ से आपको कोई कमीशन मिली है एज ए कमीशन एजेंट, तो ये आपका एम्प्लॉयर नहीं है बेसिकली, या वैसे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो किसी के लिए, तो वो जो कमीशन मिलेगी आपने उसको अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के कंपोनेंट्स के अंदर फिर ऐड नहीं करना, आपने उसको क्या करना है, उसको एग्जेम्प्ट कर देना है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोनों में किसी भी जगह पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसको आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में मेंशन नहीं करना। क्लियर? क्या करना है फिर उसके बाद कि उसका आपने FTR में, अभी आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे कि उस कमीशन जो आपको मिली है जितनी भी अमाउंट उसने मेंशन की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने 60,000 बताई हुई है, इसको हम क्या करेंगे FTR में जाके 12% इसका मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।